Hello everyone. Today we are going to discuss the question answers of the poem Go and Catch a Falling Star written by John Donne. इसके आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये और इनसे पूरी पोम भी आपको समझ आ जाएगी और आपकी कंपटीशन की अच्छी तैयारी भी हो जाएगी. तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 वो है हु इज द पोम एड्रेस्ड टू. हु इज द पोम एड्रेस्ड टू. आंसर. ये पोम किसको एड्रेस की गई है? ये पोम एड्रेस की गई है, आप कह सकते हैं ए मैन, या आप मैन भी कह सकते हैं, अनदर मैन आप कह सकते हैं, अनदर मैन, या आप कह सकते हैं इसमें इसका आंसर हो सकता है रीडर भी हो सकता है, टू रीडर, या एन इंटरलोक्यूटर भी इसका आंसर हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ डन्स पोम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम. आंसर. राइम स्कीम है इस पोम की ए बी देन सी एंड देन डी. देखिए राइम स्कीम इसकी याद रखने का क्या, एक मैं आपको तरीका बता देता हूं. पहले ए बी, उसके बाद कपलेट है, कपलेट यानी 2, सी एंड देन ट्रिपलेट 3 का है डी. तो ये इसकी राइम स्कीम है जिसमें कपलेट्स हैं और ट्रिपलेट्स हैं. ये कपलेट और ये ट्रिपलेट और ए बी. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी टास्क्स आर देयर इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोम. हाउ मेनी टास्क्स आर देयर इन द फर्स्ट स्टेंजा. फर्स्ट स्टेंजा में कितने टास्क दिए हैं? इम्पॉसिबल जो टास्क देता है वो कितने टास्क देता है? आंसर. ये आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन. 7 टास्क्स. वहां ऑप्शंस जैसे दे रखे हैं 7, 5, 4 लाइक दैट, इस तरह से कुछ करके दे रखा है. तो 7 टास्क हैं. अब वो 7 टास्क कौन से हैं? मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया विच इज द 5th टास्क. तो 5th टास्क कौन सा है? अब आप 1 बाय 1 अगर आपको वो याद है तो बात बन सकती है. उसके लिए राइम स्कीम आपकी हेल्प कर सकती है. पहला क्या कहता है? गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार. दिस इज द फर्स्ट लाइन. ये बेसिकली सॉन्ग के नाम से पब्लिश हुई थी, लेकिन बाद में जो पोम की फर्स्ट लाइन थी वो इसका हेडिंग बन गया क्योंकि जॉन डन ने इसे कोई हेडिंग नहीं दिया था. तो सबसे पहली है कैचिंग ऑफ अ फॉलिंग स्टार. ये सबसे पहला एक्शन हो गया. अब दूसरा जो था वो बी है, गेट ए चाइल्ड विद मैंड्रिक रूट, यानी गेटिंग ए चाइल्ड फ्रॉम मैंड्रिक रूट. ये दूसरा एक्शन हुआ. फिर उसके बाद ए, यानी स्टार से ही कुछ मिलता जुलता वर्ड था और वो वर्ड था आर, वेयर ऑल द पास्ट ईयर्स आर. फिर उसके बाद जैसे बी किससे था? रूट से मिलता जुलता वर्ड था, मैंड्रिक रूट. तो रूट से मिलता जुलता वर्ड था फुट. हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट. क्लेफ्ट द डेविल्स फुट. तो क्लेफ्ट द डेविल्स फुट वो कौन सा एक्शन हुआ हमारा? 4th एक्शन. उसके बाद 5th एक्शन सी, यानी दोनों से नहीं मिला था, वो आया था सिंगिंग वाला. किस वाला? सिंगिंग वाला. 5th एक्शन किसका था? मरमेड्स सिंगिंग. और 6th एक्शन किसका था? एनविज स्टिंगिंग. और 7th, 8th और 9th लाइन में किस चीज की बात की गई थी? एंड फाइंड द वाइंड विच कैन एडवांस द ऑनेस्ट माइंड, मीन्स एडवांसमेंट ऑफ ऑनेस्ट माइंड की बात की गई थी. तो ये इस तरह से एक्शंस को आप प्लीज ध्यान रखें कि कौन से जो 7 टास्क आपको दिए गए थे वो कौन से हैं. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं.
तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोम? तो सेंट्रल आइडिया इस पोम का क्या है? सेंट्रल आइडिया इस पोम का जो है वो है दैट इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड ए ट्रू एंड फेयर वुमेन। आंसर क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड ए ट्रू एंड फेयर वुमेन। ट्रू एंड ब्यूटीफुल वुमेन भी आप कह सकते हैं। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ मीटर डज द पोम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार हैव? भाई इस पोम में किस तरह का मीटर यूज हुआ है? देखिए, जो इसमें मीटर यूज हुआ है वो हुआ है टेट्रामीटर। कौन सा? टेट्रामीटर इसमें यूज हुआ है। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे जॉन डन की ये पोम है तो लाइफ स्पैन ऑफ जॉन डन इज, मान लो यही क्वेश्चन आ गया, तो क्या लाइफ स्पैन जॉन डन का था? वो था जनवरी 22nd 1572 टू मार्च 31st 1631। ये जॉन डन का जो है लाइफ स्पैन है, ये बर्थ और ये डेथ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज द स्पीकर इन द पोम? हु इज द स्पीकर इन दिस पोम? जैसे ऑप्शंस आपके पास दे दिए भाई, गॉड, ड्रीमर, मैन या वुमेन, तो इसका स्पीकर है कौन? आंसर, स्पीकर है इसका मैन। या तो ए मैन हो जाएगा या पोएट हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप ए मैन या पोएट जो है, जो मैस्कुलिन जेंडर वाला है, वो इसमें रहेगा स्पीकर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, आरपीएससी में ही आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, what is the tone of the poem go and catch a falling star? आंसर, इसमें जैसे वहां ऑप्शंस जो दे रखे थे, आरपीएससी के ऑप्शंस में बता रहा हूं आपको, मिस्टिकल, सिनिकल, मैनिपुलेटिव या रिलीजियस। तो इसकी टोन जो है वो सिनिकल है। सिनिकल भी हो सकता है या सैटिरिक हो सकता है। तो टोन जो आप लिखेंगे CYNICAL, सिनिकल या सैटिरिकल इसकी जो है वो आपकी टोन है। तो टोन का ध्यान रखिए, वो सैटिरिकल भी पूछ सकता है आपसे या सिनिकल भी पूछ सकता है। ओके, और अगर दोनों ही ऑप्शंस आए हुए हैं तो दोनों में से कोई भी कर देना, वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, according to you what is common in all the impossible tasks? According to you what is common in all the impossible tasks? इसमें ये भी पूछ सकते हैं according to you what is common in the first stanza या what is common in the tasks of the first stanza। ये इस तरह का जो क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो कॉमन क्या क्या चीजें हैं? एक है इम्पेरेटिव्स, सबसे पहला तो है मिस्टिसिज्म, यानी मिस्टिकल टोन या मिस्टिकल टच आप कह सकते हो। तो मिस्टिसिज्म ये इसमें कॉमन है। दूसरी क्या बात कॉमन है? दूसरी इसमें बात कॉमन है इम्पेरेटिव्स, इम्पेरेटिव्स। और एक चीज और कॉमन है इसमें, सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। अब देखिए, इम्पेरेटिव्स मींस हर एक वो ऑर्डर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, या गेट ए चाइल्ड विद मैंड्रिक रूट। तो इस तरह से हर एक जो सेंटेंस है उसमें एक तरह से ऑर्डर या आदेश सा दिया गया है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो लग रहे हैं। तो इम्पेरेटिव्स, सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और मिस्टिसिज्म ये उनमें कॉमन है। इनमें से कोई भी एक अकेला ऑप्शन आ सकता है या सारे के सारे देके, और फोर्थ वो कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ फार डज डन in his poem Go and Catch a Falling Star
Advise the seeker of the true woman to travel. How far does Donne in his poem Go and Catch a Falling Star advise the seeker of a true woman to travel? तो वो उसको कितना ट्रेवल करने की एडवाइस करते हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। तो आंसर इसका रहेगा for 10,000 days and nights. Question number 11. Of all the strange wonders, question number 11. Of all the strange wonders, the strangest in Donne's poem would be Donne's poem Go and Catch a Falling Star would be, यानी जितने भी वो स्ट्रेंजेस्ट दे रखे हैं काम, उनमें से सबसे स्ट्रेंज कौन सा होगा? आंसर पहले तो मैं ऑप्शंस आपको यहां पे बता देता हूं। जैसे ऑप्शन ए है टू कैच ए फॉलिंग स्टार, बी है टू डिस्कवर द ईयर्स गॉन बाय, सी है टू लर्न टू हियर मरमेड सिंग, और डी है टू फाइंड ए वुमन फेयर एंड फेथफुल। तो डी ऑप्शन यहां पे आपका होगा टू फाइंड ए वुमन फेयर एंड फेथफुल। तो ये ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द थीम ऑफ डन्स पोम इज द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डन्स DONNE है, डन्स पोम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार is the impossibility of किस चीज की इम्पॉसिबिलिटी का थीम है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ, जैसे ऑप्शंस दे दिए, कैचिंग ए फॉलिंग स्टार, गेटिंग ए चाइल्ड फ्रॉम द मैंड्रिक रूट, हियरिंग मरमेड सिंग, या फाइंडिंग ए ट्रू वुमन। तो इसमें भी वही आपका आंसर बनेगा, फाइंडिंग ए ट्रू वुमन। तो इस तरह के ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13. If thou beest born to strange sights, जैसे यही वाली लाइन ले ली, if thou beest born to strange sights, ओके, ये वाली लाइन इसमें पोम से उठा ली। Which figure of speech is used here? तो क्वेश्चन इसमें पूछा which figure of speech is used here. इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है वो पोम में मैं डिस्कस नहीं कर पाया, इसलिए मैंने ये इसका अलग से क्वेश्चन बना दिया। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बताइए जल्दी से। इफ दाउ बीस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है स की रिपीटेशन हो रही है, तो हमारा बन गया एलिट्रेशन। इसमें मैं आपको एलिट्रेशन के कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूं। एलिट्रेशन का एग्जांपल आपका लाइन नंबर 11 में है, थिंग्स इनविजिबल टू सी। देखिए, थिंग्स विजिबल टू सी, तो ये जो है ये VZEE, तो ये यहां पे एलिट्रेशन आपका हो गया है। एक लाइन नंबर 22 में है, though at next door we might meet, though at next door we might meet, तो इसमें भी क्या है? एलिट्रेशन है, म। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखिएगा, यहां पे एलिट्रेशन के साथ साथ यहां पे एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, और वो फिगर ऑफ यूज है ऑक्सीमोन। अब ये ऑक्सीमोन क्या होता है वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑक्सीमोन होता क्या है। जब दो वर्ड्स ऐसे यूज कर दिए जाएं एक साथ कि जो ऑपोजिट हैं, अब यहां पे देखिए कैसे ऑपोजिट हैं ये
दो एट नेक्स्ट डोर, पूरी सेंस को जब हम समझेंगे तब हमें समझ में आएगा। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, वी माइट क्या दिखाता है? एक तरह से संभावना तो नहीं है, दो और माइट मिलकर दिखा रहे हैं कि संभावना नहीं है, और यहां मिलना भी कह रहा है, यानी हो नहीं सकता और हम मिल भी सकते हैं। जैसे ऐसे सिचुएशंस को ऑक्सीमोन कहते हैं। जैसे आपका हो गया विजिबल डार्कनेस, विजिबल डार्कनेस, या लविंग हेट। अब हेट भी है और लविंग भी है, डार्कनेस है, डार्कनेस में कुछ विजिबल होता है, लेकिन विजिबल डार्कनेस। तो ये पोएट का अपना चीजों को यूज करने का तरीका है, वो आप देख सकते हैं इसमें कि यहां पे माइट मीट में ऑक्सीमोन भी आपका हो सकता है। एलिट्रेशन तो यहां है ही है। चलिए, ये एलिट्रेशन के और एग्जांपल हुए, ऑक्सीमोन का हमने देख लिया। और अब इसके बाद आता है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स। तो ये जो लाइन ली थी पोम ने, ये जो लाइन लिखी थी, which figure of speech is used here in this line? तो which figure of speech is used in this line? तो बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहां पे यूज हुआ है? आंसर, यहां जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है हाइपरबली, HYPERBOL, हाइपरबली, BOLE। ये यहां हाइपरबली यूज हुआ है। लेकिन अगर पूरी पोम का आपसे पूछ लिया जाए कि जो उस वुमेन को ढूंढने के लिए, फेयर एंड ब्यूटीफुल वुमेन को ढूंढने के लिए, या ट्रू एंड ब्यूटीफुल वुमेन को ढूंढने के लिए जो ये सारे के सारे और ये हाइपरबली है, इट इज नॉट हाइपरबोल, वो कंपैरिजंस, तो वो किस तरह के कंपैरिजंस यूज करता है? उसके लिए आपका एक आंसर और भी हो सकता है, वो हो सकता है एडिनेटन। एडिनेटन। अब देखिए, ये जो हाइपरबली है ये बहुत ही एग्जेजरेटेड कंपैरिजन होता है। तो ये एग्जेजरेशन को दिखाने के लिए उसने कहा है 10,000 डेज एंड नाइट्स, 10,000 डेज एंड नाइट्स की जर्नी करो आप, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स। कैन नॉट बी पॉसिबल। तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बात को कहना, एग्जेजरेट करना, उसको हम बोलते हैं हाइपरबली। और हाइपरबली को भी एग्जेजरेट जब कर दिया जाए तो उसे बोला जाता है एडिनेटन। तो पोएट करता क्या है कि कैच द फॉलिंग स्टार, मैंड्रिक रूट से बच्चा पैदा करो, डेविल के फुट को किसने क्लेफ्ट किया, तो इस तरह के वो हाइपरबली से भी आगे बढ़ जाता है, तो एडिनेटन। ओके, तो ये जो थे, ये हमने देखा कि किस तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज हुए हैं इस पोम में। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में भी। जॉन डन इज फेमस फॉर। मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, एलिजी के लिए, या आपका बोल दिया अल्टर पोएट्री के लिए, या ट्रेजी कॉमेडी के लिए, या मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जॉन डन जो था वो मेटाफिजिकल पोएट था, तो मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए जॉन डन फेमस है। तो इसका आंसर होगा मेटाफिजिकल
पोएट्री। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पसंद आए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर बनेगा 15। 13 14 हम पहले ही कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 बनेगा। तो ये 15 क्वेश्चन जो थे ये मैं आपके लिए लेके आया था। होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।